नमस्कार मित्रों, विद्यार्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे जीवन कौशल को। जीवन कौशल में हम लोगों ने जीवन कौशल का सामान्य परिचय जान लिया था। इसके बाद हम लोगों ने व्यावसायिक नीति को जाना था। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग टॉपिक लेके आए हैं जीवन कौशल में ही शिक्षक की भूमिका, यानी कि शिक्षा जगत में कक्षा के अंदर शिक्षक की क्या क्या भूमिकाएं हैं। तो इसी संबंध में कोठारी आयोग का एक कथन मिलता है जिससे शिक्षक की भूमिका काफी हद तक स्पष्ट हो जाती है। कोठारी आयोग का कहना है कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक से बड़ी भूमिका किसी की नहीं हो सकती, यानी कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होगी, वो होगी शिक्षक की होगी। तो ये आप लोगों ने देखा कि कोठारी आयोग ने क्या कहा था शिक्षक के बारे में। एनसीएफ 2005 में भी शिक्षक के बारे में कई बातें बताई गई हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं कि शिक्षक के प्रकार क्या क्या है, शिक्षक कितने प्रकार का होता है। तो इसमें सबसे पहले आता है तानाशाही शिक्षक। शिक्षक के कुल 3 प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहला कौन सा है, तानाशाही शिक्षक। तानाशाही शिक्षक क्या होगा? तानाशाही शिक्षक वो है जो कि कक्षा में अपने आप को सर्वेसर्वा रखे, बच्चों की बात को ना सुने। आप भी जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं छोटे में बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। वो जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो तो वो मोबाइल उठाएगा, अंकल ये क्या है, आप इसका जवाब दे पाए उससे पहले ये कैसे चलता है, इसमें क्या क्या होता है, आप एक जवाब दे पाए उससे पहले ही वो दनादन क्वेश्चन आपसे पूछता चला जाएगा। और अगर आप उसके सवालों का जवाब नहीं देंगे तो क्या होगा, उसके अंदर कुंठा पैदा हो जाएगी। तो बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी ही चाहिए। तो यहां पर जो पहला टाइप है वो है तानाशाही शिक्षक, जो अपने ही विचार बच्चों के ऊपर थोपता रहे, उनकी बातें सुने ही ना। ऐसा शिक्षक क्या कहलाएगा, तानाशाही शिक्षक कहलाएगा। जैसे आप खड़े होकर पूछें सर मुझे कोई कंफ्यूजन है, और वो कहते बैठ जाए यहाँ पर, कुछ नहीं। तो इस प्रकार का शिक्षक कैसा है, ये तानाशाही शिक्षक माना जाएगा। इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद आता है प्रजातांत्रिक शिक्षक। प्रजातांत्रिक शिक्षक सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक माना जाता है। कक्षा का जो माहौल है वो प्रजातांत्रिक रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, यानी कि बच्चे और शिक्षक दोनों क्रिया करें। तानाशाही में क्या हो रहा था, यहां खाली कौन एक्टिव था, यहां टीचर एक्टिव था। कौन एक्टिव था, टीचर एक्टिव था, यानी कि बच्चे की यहां पर क्या है, शून्य क्रिया है। तानाशाही में बच्चे की जो क्रिया है वो शून्य है, लेकिन प्रजातांत्रिक में क्या है, प्रजातांत्रिक में बोथ एक्टिव, मतलब दोनों क्रियाशील हैं। बच्चा भी क्रियाशील है और शिक्षक और छात्र दोनों ही क्या हैं, क्रियाशील होंगे, यानी कि आपस में विचारों का आदान प्रदान होगा। बच्चा क्वेश्चन पूछेगा, शिक्षक उसका आंसर देगा। इस प्रकार से जो क्रिया चलेगी वो कहलाएगी प्रजातांत्रिक क्रिया। और ऐसा शिक्षक क्या कहलाएगा, जो ऐसा माहौल रखता है वो प्रजातांत्रिक शिक्षक कहलाएगा, या इसी को हम लोग लोकतांत्रिक या बाल केंद्रित। और सर्वश्रेष्ठ जो शिक्षक होता है वो कौन सा होता है, वो बाल केंद्रित शिक्षक होता है, जो चाइल्ड सेंटर्ड हो, बच्चे की रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाए, अपने ही ज्ञान को न थोपे। कुछ शिक्षकों का ऐसा मानना होता है कि बच्चे को कुछ नहीं पता है, वो बिल्कुल जॉन लॉक वाली बात समझता है कि कोरा कागज है। नहीं, पियाजे आपने पढ़ा होगा, पियाजे कहते थे कि बच्चा जो है वो नन्हा वैज्ञानिक है, वो चीजें करके सीखता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बच्चा कुछ ना कुछ अपने आप से अपने ज्ञान का निर्माण करता है, उसको सिर्फ सहायता चाहिए होती है शिक्षक की। तो ऐसा शिक्षक जो बाल केंद्रित यानी कि छात्रों की रुचि अनुसार पढ़ाएगा वो क्या कहलाएगा, प्रजातांत्रिक शिक्षक कहलाएगा। इसके बाद देखते हैं, आता है अहस्तक्षेपी शिक्षक। अहस्तक्षेपी शिक्षक क्या है, ना वो प्रजातांत्रिक के भी गुण रखे, और बच्चे इसमें क्या होंगे, अहस्तक्षेपी में बच्चे या छात्र सर्वे सर्वा होंगे। क्या होंगे, छात्र यहां पर क्या हो जाएंगे, सर्वे सर्वा हो जाएंगे। किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली है ये, आपने इग्नू का नाम पढ़ा होगा, राष्ट्रीय टंडन का नाम सुना होगा। ये सब क्या है, ओपन स्कूल है, या फिर ऑनलाइन माध्यम को ही ले लेते हैं, यूट्यूब को। यूट्यूब में क्या है, यूट्यूब में आप अपनी सुविधा अनुसार पढ़ रहे हैं, जब आपके पास समय है तब आपने खोला और हमारी वीडियो खोल के आपने पढ़ना शुरू कर दिया मान लीजिए।
तो जब आप चाह रहे हैं तभी तो आप पढ़ रहे हैं। हम अगर ऐसे बकते रहे और आप देखें ना तो कोई फायदा है उसका। तो अहस्तक्षेपी शिक्षा में बच्चे या छात्र क्या होते हैं, सर्वे सर्वा होते हैं, वह अपनी इच्छा अनुसार पढ़ते हैं। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इग्नू। इग्नू का नाम सुना होगा। इग्नू क्या है, इग्नू इसी प्रकार की शिक्षा है। और इसमें जो शिक्षक है, यानी कि जो शिक्षक छात्र की क्रिया में हस्तक्षेप ना करे, उसे अपनी सुविधा अनुसार जब उसको जरूरत हो तभी उसकी सहायता करे, ऐसे शिक्षक क्या कहलाएंगे, अहस्तक्षेपी शिक्षक कहलाएंगे। इग्नू वगैरह में इसी तरीके से पढ़ाई होती है। तो हम लोगों ने शिक्षकों के प्रकार देख लिए हैं। अब आइए आगे देखते हैं एनसीएफ 2005 में शिक्षक की क्या क्या भूमिकाएं बताई गई हैं। तो देखिए एनसीएफ 2005 में निम्न भूमिकाएं बताई गई हैं, जिनमें कौन कौन सी हैं। सबसे पहली है फैसिलिटेटर, यानी कि सुविधा प्रदाता। शिक्षक क्या हो, सुविधाएं प्रदान करे। बच्चों को बहुत सारी कक्षा के अंदर भ्रम हो जाते हैं या उनकी जिज्ञासाएं होती, उनको इन सभी चीजों की सुविधा दे कि वो ये चीजें अपनी खत्म कर सकें। इसके बाद मार्गदर्शक। आप लोगों ने पढ़ाई है कि कहीं ना कहीं अधिगम के दौरान बच्चा भ्रमित हो जाता है। बच्चा क्या होता है, भ्रमित हो जाता है। तो शिक्षक का काम है वहां उसका क्या करे, मार्गदर्शन करे। और मार्गदर्शन वो कब कर पाएगा, जब उसे वह उस स्थिति से स्वयं गुजर चुका होगा। जैसे कि आप लोग, कोई आपके आस पड़ोस में कोई सुपर टेट में सेलेक्ट हो गया हो, तो आप लोग उसके पास जाते हैं, भैया आपका सिलेक्शन हो गया था, आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी थी जरा हमको बता दीजिए। तो ये क्या है, आप उनसे ये बात क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है वो इस रास्ते से गुजर चुके हैं और मोर नॉलेजेबल अदर हैं, एमकेओ हैं, उनको आपसे ज्यादा नॉलेज है। तो इसलिए आप उनसे क्या लेते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं। इसके बाद आता है नेतृत्वकर्ता। नेतृत्वकर्ता का काम है अगुवाई करना, छात्रों से आगे चले। जब वो आगे चलेगा तभी छात्र उसका अनुसरण करेंगे। प्राइमरी वगैरह में क्या होता है, जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, इसमें छात्र जो होते हैं वो शिक्षक का अनुसरण करते हैं। जैसा व्यवहार शिक्षक करेंगे वैसा ही वो करने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर शिक्षक क्या करता है, नेतृत्व करता है बच्चों का। परामर्शदाता। कई बार बच्चे क्या होता है, कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाते हैं या कुछ चीज उनको समझ नहीं आ रही होती। कई बार होता है क्या सर हम नहीं पढ़ पाएंगे, हमको लगता है हमें समझ ही नहीं आता है, हम तो बिल्कुल गधे हैं। तब वहां पर क्या होता है, तब उनको वहां थोड़ी प्रेरणा की आवश्यकता होती है और आप उनको सलाह दे, नहीं ऐसा नहीं है, सभी लोग ऐसी गलती करते थे, हमने भी ऐसी बचपन में गलती करी है। तो वहां पर वो उनको सलाह देता है। तो सलाह देने का काम क्या होता है, परामर्शदाता, इसे इंग्लिश में काउंसलर कहते हैं। फिर इसके बाद आता है अनुश्रवणकर्ता, सुपरविजन। मॉनिटर का काम क्या है, लोगों को चुप कराना या डांटना फटकारना नहीं है। मॉनिटर का मतलब है मॉनिट करना मतलब सुपरविजन करना, देखना कि कहां पर बच्चे गलती कर रहे हैं और जहां पर वो गलती कर रहे हैं वहीं पर उस समस्या को समझना और उसका उपचार करना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा जो एनसीएफ में 5 भूमिकाएं बताई गई हैं शिक्षक की। कौन कौन सी बताई गई, सुविधा प्रदाता, मार्गदर्शक, नेतृत्वकर्ता, परामर्शदाता और अनुश्रवणकर्ता। फैसिलिटेटर, गाइड, लीडर, काउंसलर, मॉनिटर। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था एनसीएफ में शिक्षक एक सुविधा प्रदाता का काम करता है। तो इसी में देखते हैं किस किस प्रकार की वह सुविधाएं छात्रों को उपलब्ध कराता है। तो देखते हैं, सबसे पहला आता है त्रुटि एवं प्रयास द्वारा सीखने की सुविधा प्रदान करना। शिक्षक क्या करता है, शिक्षक जानता है कि बच्चे जो हैं वो त्रुटि करते हैं, सीखते वक्त गलतियां सभी करते हैं, और इसलिए क्या करता है, उन्हें बार बार त्रुटि से बार बार प्रयास करने को कहता है। जब भी वो त्रुटि करते हैं कहता है और प्रयास करो, और इस तरीके से क्या होता है, उनका अधिगम कंप्लीट हो जाता है और अधिगम स्थायी होता है। तो त्रुटि एवं प्रयास द्वारा सीखने की सुविधा प्रदान करता है। अब जो प्रजातांत्रिक शिक्षक नहीं होगा वो क्या करेगा, गलत कर दिया मारने लगेगा बच्चों को, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको या शिक्षक को यह पता होना चाहिए कि जिस एज में छात्र है उस एज में आपने भी कभी ना कभी गलतियां की होंगी। तो बच्चा हमेशा त्रुटि एवं प्रयास के माध्यम से ही सीखता है। तो क्या करना चाहिए, बच्चा अगर त्रुटि कर रहा है तो उसका प्रयास उसको सही करने की कोशिश करें, ना कि उसे मारें। तो त्रुटि एवं प्रयास द्वारा सीखने की उसको सुविधा दी जाए। इसके बाद आता है भ्रम दूर करने की। कभी कभी क्या होता है कि अधिगम के दौरान छात्र भ्रमित हो जाता है, छात्र कंफ्यूज हो जाता है, वो नहीं समझ पाता है कि ये करना था या ये करना था। तो ऐसे में क्या है, शिक्षक को अपने ज्ञान द्वारा उसके इस भ्रम को दूर करना चाहिए। मान लीजिए वो कई बार
एडिशन में कोई ऐसी गलती कर रहा है जो लगातार कर रहा है, तो आप उस जगह देखेंगे कि कहां पर गलती कर रहा है और उसको सही करने की कोशिश करेंगे। तो भ्रम दूर करने की सुविधा एक शिक्षक द्वारा सुविधा प्रदाता के रूप में प्रदान की जाती है। इसके बाद है समूह वार्तालाप की शिक्षा। वाइगोत्स्की को आपने जब पढ़ा होगा तो आपने पता चला होगा कि वाइगोत्स्की कहते थे कि बच्चा सामाजिक क्रिया के द्वारा सीखता है, बच्चा समाज में सीखता है, और वो भी किसके द्वारा? समवयस्कों के द्वारा सबसे अच्छा सीखता है। जो उसके साथ पढ़ रहे हैं उनके साथ बात करके वो बहुत जल्दी सीखता है। जैसे बच्चा कुछ ना भी सीखे तो भी उसका सामाजिक विकास तो बहुत अच्छा होता है जब वो समूह में रहता है। जैसे आपने सुना होगा छोटे बच्चे जब स्कूल में होते हैं तो वो एक दूसरे से बात करते हैं, पता है मेरे पापा के पास इतना बड़ा फोन है, तो वो दूसरा वाला उससे बड़ा हाँकता है, वो कहता है मेरे पास मेरे पापा के पास इतना बड़ा फोन है। तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं वो अपना सामाजिक विकास कर रहे हैं इस तरीके की बातें करके। और अक्सर अगर हम उनको जैसे देखा होगा प्राइमरी वगैरह में क्या होता है, गोल बच्चों को ऐसे बैठा दिया जाता है और अलग अलग ग्रुप्स बना दिए जाते हैं और इस तरीके से वो पढ़ाई करते हैं। तो समूह वार्तालाप, आपस में ग्रुप डिस्कशन करके वो क्या करें, पढ़ेंगे, इस प्रकार की उनको सुविधा दी जाएगी तो वो जल्दी सीख जाएंगे किसी चीज को। इसके बाद है जिज्ञासा शांत करने की सुविधा। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं बच्चे के, बच्चा वैसे ही बचपन से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, वो हर चीज को जानने का प्रयास करता है। जैसे कोई नई चीज आपके हाथ में देख लेगा, ये क्या है, ये कैसे काम करती है, ये क्यों है, कितने रुपए की मिलेगी, मुझे दे दीजिए, इस प्रकार के लगातार प्रश्न दागेगा वो आपके ऊपर। और तब आपको क्या करना होगा, ये नहीं उसको मार डांट के बैठा दे, नहीं ये क्या पूछ रहा है, इतने सारे क्वेश्चन, बैठ जाए यहाँ पे, तो नहीं, ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको उसकी जिज्ञासा को शांत करना है और इस तरीके से वो क्या करेगा, जिज्ञासा शांत करने की सुविधा प्रदान करेगा एक शिक्षक। इसके बाद देखते हैं पूर्व ज्ञान से जोड़कर शिक्षा देना। जब हम लोग ब्लूप्रिंट वगैरह बनाते हैं या कहते हैं उसे हम लोग लेसन प्लान वगैरह बनाते हैं, तो वहां प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करते हैं और उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग बच्चे के पूर्व ज्ञान को जानते हैं और उसी से संबंधित फिर उसको शिक्षण किया जाता है। तो लेसन प्लान में पूर्व ज्ञान जाना, तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, बच्चे का पूर्व ज्ञान जो है उसी पर आधारित उसको नया ज्ञान दिया जाए। जैसे अगर हमको बच्चे को आम सिखाना है तो हम आम का चित्र बनाएं और फिर क्या होगा, फिर बच्चे को पढ़ाएं कि बेटा आम है, तो उसने कहीं ना कहीं आम देखा होगा, उसके मन में आम की संकल्पना है मूर्त रूप से, और जब आप मूर्त रूप से उसकी संकल्पना को जोड़ देंगे तो वो क्या जान जाएगा, आम जान जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़कर उनके नवीन ज्ञान का निर्माण प्रदान करने की सुविधा भी शिक्षक के द्वारा दी जाती है। संप्रेषण की सुविधा, छात्र को बोलने दिया जाए कक्षा में, उसको अपने विचार प्रकट करने दिए जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, दोहरा संप्रेषण होना चाहिए। शिक्षक कोई बाबा नहीं है जो वो ज्ञान झाड़ता रहे, नहीं, शिक्षक छात्रों की भी सुने कि उन्होंने क्या सीखा है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनके विचार भी कक्षा के अंदर महत्वपूर्ण है। तो इसलिए संप्रेषण कैसा होना चाहिए, दोहरे संप्रेषण की सुविधा दे। कैसे संप्रेषण की सुविधा दे, दोहरे संप्रेषण की, छात्र और शिक्षक दोनों वार्तालाप करें। वैसा ही कक्षा का जो माहौल होगा वो क्या कहलाएगा, प्रजातांत्रिक माहौल कहलाएगा, और वही जरूरत है। इसके बाद आता है आत्म प्रकटीकरण। बहुत सारे सवाल बच्चों के ऐसे होते हैं जिनकी जो बातें वो अपने पिता से नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में शिक्षक उनको इस बात की सुविधा दे कि वो अपनी बातें एक शिक्षक से, अगर शिक्षक इस प्रकार का बना रहेगा कि डेली बच्चों को मारेगा तो बच्चे कभी उससे अपनी बात नहीं कह पाएंगे। इसलिए शिक्षक ऐसा हो जो बच्चों के विचार को सुने, उनसे मित्रवत व्यवहार रखे, तो क्या होगा, बच्चे उसको अपनी सारी बातें बता देंगे। तो इस प्रकार से उनको क्या मिलेगा, उनको आत्म प्रकटीकरण, उनके अंदर की जो भावनाएं हैं वो बाहर जागृत हो पाएंगी। इसके बाद है सलाह की सुविधा। शिक्षक का काम क्या है, अगर बच्चा कहीं भटक जा रहा है या कहीं कोई गलती कर रहा है तो उसको सलाह दे। परामर्शदाता आपको बताया था मैंने, काउंसलर का काम करता है, वो यहां पर भी है। करके सीखने की सुविधा, बच्चे का ज्ञान स्थायी कब होगा, जब वह करके सीखेगा। जैसे गिनती सिखाई जाती है, देखा होगा, एक डोरी टांग दी जाती है कक्षा में और उसमें खूब सारे ढक्कन लगा दिए जाते हैं और कहा जाता है ये 3 है, फिर इसमें 2 जोड़ा तो कितना हो गया, फिर काउंट करता है 1 2 3 4 5, इस तरीके से वो जान जाता है 3 और 2 मिलके 5 होता है। तो ये करके सीखने से क्या होता है, जो भी ज्ञान हम करके सीखते हैं वो ज्यादा दिन तक हमारे दिमाग में बना रहता है। तो बच्चे को करके सीखने की सुविधा देनी चाहिए शिक्षक को। इसके बाद आता है मंच देने की सुविधा। जब कहानी पढ़ाई जाती है तो उसमें जितने भी पात्र हैं, जितने भी उसमें कैरेक्टर हैं,
कहीं ना कहीं बच्चों को आप इनको भोलू बना दें, उनको रामू बना दें, इस तरह की जब आप काम कराएंगे, रोल प्ले करवाएंगे, तो क्या होगा, बच्चा जल्दी सीख जाएगा। वो देखेगा अच्छा ये तो बगल में ही रामू बैठा है, रामू ये कह रहा है, फिर ये कह रहा है, तो उनको वो चीजें याद जल्दी हो जाएंगी। तो इस प्रकार हमने देखा शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में क्या काम करता है। आइए अब हम लोग देखते हैं शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता के रूप में क्या काम करता है। टीचर एज अ लीडर। तो एनसीएफ 2005 में शिक्षक को छात्रों का नेतृत्वकर्ता बताया गया है। क्या बताया गया है, शिक्षक को छात्र का नेतृत्वकर्ता बताया गया है। यानी शिक्षक क्या है, अगुवाकार है, वो आगे आगे चलेगा और बच्चे उसका अनुसरण करेंगे। कैसे, जैसे बच्चों का मुखिया बनकर। मुखिया मतलब आप सब कभी ना कभी जब आप लोग 6 से लेकर 12 के बीच में स्कूल में रहे होंगे तो आप लोगों ने क्या किया होगा, आप लोगों ने किसी ना किसी कल्चरल प्रोग्राम में, किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में, जो जिला स्तर में प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें गए होंगे, और वहां पर क्या होगा, वहां पर शिक्षक आपको लेकर गया होगा और वो आगे से आगे आप लोगों को बता रहा होगा कि आपको क्या करना है। कि अगर मान लीजिए आज कंपटीशन चल रहा है या कोई कला प्रतियोगिता चल रही है, तो वहां पर उसने आपको बताया होगा कि पहले ऐसे चटाई उटाई डाल लीजिए और बैठ जाइए, यहाँ पर अपने सब लोग कागज निकाल लीजिए और ये करना है, निर्देश दिए होंगे। तो क्या है, शिक्षक वहां पर एक मुखिया के रूप में काम कर रहा है। तो यानी कि शिक्षक क्या है, छात्रों का अगुवा है, अगुवाकार है, यानी कि आगे से आगे लेके चलेगा। फिर असफलताओं की जिम्मेदारी लेने वाला। अगर शिक्षक जो था वो नेतृत्वकर्ता बन रहा था, तो वो नेतृत्व कर रहा था, तो अगर उस प्रक्रिया के दौरान छात्र विफल हो जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, उसकी जिम्मेदारी होगी शिक्षक की। या आप लोगों ने एक प्रश्न देखा होगा, एक प्रश्न सीटेट में अक्सर आया करता है कि अगर कोई छात्र फेल होता है तो क्या हुआ है, तो वहां पर आता है शिक्षण प्रणाली फेल हुई है। और शिक्षण प्रणाली कौन देगा, शिक्षक देगा। यानी कि शिक्षक फेल हो गया है वहां पर, क्यों, क्योंकि उसकी शिक्षण प्रणाली जो थी वो गलत थी। तो इसी तरीके से असफलता की जिम्मेदारी, ये नहीं कि जब रिजल्ट अच्छा आ रहा है तभी शिक्षक कह रहा नहीं हमने बहुत बढ़िया पढ़ाया, बहुत बढ़िया पढ़ाया, लेकिन जब खराब परिणाम है तो भी उसका जिम्मेदार कौन है, शिक्षक उसका जिम्मेदार है। पहल करने वाला, हर काम को पहले शिक्षक करेगा तभी छात्र उसका अनुसरण करेंगे। इसके बाद आता है सलाह देना। कई बार छात्र भ्रमित हो या कैसे कोई काम करना है, उसकी सलाह कौन देगा, अनुभवी व्यक्ति देगा। आपने पढ़ा होगा परामर्श क्या होता है, किसी व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर एक अनुभवी व्यक्ति द्वारा सलाह देना ही क्या होता है, परामर्श होता है। और परामर्श क्या है, सलाह है, तो कौन देगा, किसी अनुभवी व्यक्ति द्वारा सलाह दी जाएगी। और वहां पर अनुभवी व्यक्ति कौन है, शिक्षक है, तो शिक्षक क्या करेगा, बच्चों को सलाह भी देगा। अनुभवी होना चाहिए, जब वह अनुभवी होगा तभी वह सलाह दे पाएगा, उसको जब उस क्षेत्र का ज्ञान होगा तभी वह उस क्षेत्र में सलाह दे पाएगा। इसके बाद है प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण होना। प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण होने का मतलब है नेतृत्वकर्ता ऐसा होना चाहिए जो बच्चों की बात कक्षा में सुने। जब तक वो बच्चों की बात सुनेगा नहीं, उनके विचार नहीं जानेगा और सिर्फ अपने विचार थोपता रहेगा, तब तक वह कुशल नेतृत्वकर्ता नहीं बन पाएगा। इसलिए उसे ऐसा प्रजातांत्रिक व्यवहार करना चाहिए और छात्रों की राय को भी उसमें सम्मिलित करना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में, शिक्षक परामर्शदाता के रूप में क्या क्या करता है, छात्रों का हितैषी होना। छात्रों का हितैषी होना से क्या मतलब है, शिक्षक जो होता है, हमने अपने जीवन में कभी नहीं सुना आज तक कि किसी शिक्षक ने छात्र को गलत सलाह दी। यानी कि वह कभी भी अपने छात्र का बुरा नहीं चाहता है, वह कितना भी बुरा शिक्षक क्यों ना हो, लेकिन अपने छात्र का बुरा कभी नहीं सोचता। क्योंकि शिक्षक को कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर ये कुछ पढ़ लिख जाएगा तो ये कुछ बन जाएगा और फिर हमारा कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारा भी कुछ नाम हो जाएगा कि यार इस शिक्षक से पढ़ा था। तो इसलिए शिक्षक क्या होता है, हमेशा छात्रों का हितैषी होता है और कभी भी वह अपने छात्र को गलत शिक्षा नहीं देता है। इसके बाद आता है गोपनीयता रखने वाला। गोपनीयता रखने वाला, आपको हमने पहले ही बताया था कि जब प्रजातांत्रिक माहौल होगा और उसकी छात्र के विचारों को प्रधान रखा जाएगा, उसके विचारों को सुना जाएगा कक्षा में, तो छात्र क्या करेगा, अपनी सभी बातें, अपने अंदर की सारे विचार, अपनी कोई समस्या है उसको किसको बताएगा, शिक्षक को बताएगा आकर। और अगर वो अपनी कोई गोपनीय बात बता रहा है तो ये नहीं आप हाँ करके पूरी कक्षा को बता दें, तो इस तरीके से क्या होगा, उसका विश्वास आप पर से उठ जाएगा। तो इसलिए उसको क्या होना चाहिए, शिक्षक को गोपनीयता बनाए रखने वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, गोपनीयता बनाए रखने वाला होना चाहिए।
इसके बाद निस्वार्थ भाव से एवं बिना किसी पूर्वाग्रह के सलाह देने वाला। शिक्षक का कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए सलाह देते समय, नहीं कि हमें 5 रुपए दो तब हम तुमको सलाह देंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप निस्वार्थ भाव से सलाह दीजिए अपने छात्रों को। और क्या करें, किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो कि हम सिर्फ बालकों को देंगे, बालिकाओं को नहीं देंगे, या फला व्यक्ति के, फला जाति के समय व्यक्तियों को ही देंगे, उनको नहीं देंगे। इस प्रकार से किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ परामर्शदाता के रूप में शिक्षक को निस्वार्थ भाव से एवं किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए बिना सलाह देनी चाहिए। विद्यार्थी की समस्या को समझने वाला। अब आप परामर्श कब देंगे, जब आप उसकी पूरी बात को सुनेंगे। तो शिक्षक को यह चाहिए कि अगर कोई बच्चा आपको अपनी समस्या बता रहा है तो उसकी समस्या को पूरा सुने, समझें, और उसके बाद क्या करें, आप उसको सलाह दें, निदान, उपचार, और फिर उसको सलाह दे दें। विशेषज्ञ या अनुभवी होना। अब शिक्षक का विशेषज्ञ होना या अनुभवी होना, अगर कोई बच्चा गणित का सवाल लेके आया, उसको गणित में समस्या आ रही है, तो आप उस समस्या को कब जान पाएंगे, जब आपको उस विषय का ज्ञान होगा, उस विषय वस्तु का ज्ञान होगा, तभी तो आप उसको सही सलाह दे पाएंगे। इसलिए यहां पर शिक्षक का विशेषज्ञ होना महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है अनुभवी होना। अनुभवी होना मतलब शिक्षक क्या है, जब हम लोग बीटीसी कर रहे होते हैं और ये सब पूरा जितना प्रक्रिया, ये कार्यक्रम है, टेट, सुपर टेट, ये सब क्या है, हम लोग जब इस चक्कर से गुजर चुके होंगे तभी तो हम किसी ऐसे व्यक्ति को जो इनसे गुजरने वाला उसको सलाह दे सकते हैं। तो यानी कि उसको इन सभी चरणों का क्या हो, ज्ञान हो। यानी कि शिक्षक भी बचपन में इस प्रकार की गलतियां कहीं ना कहीं कर चुका है, तभी तो ये सब सीख चुका है। तो वो क्या है, अनुभवी होना चाहिए। इस प्रकार से हम लोगों ने शिक्षक की भूमिकाएं देखी। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। एक इसमें टॉपिक रह जाता है, वो है परामर्श। परामर्श क्या है? परामर्श निर्देशन का ही एक भाग है। परामर्श की अगर परिभाषा के बारे में हम कहें तो एक व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर एक अनुभवी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी गई सलाह ही क्या कहलाएगी, परामर्श कहलाएगी। एक व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर एक अनुभवी व्यक्ति, जैसे आपको कोई समस्या है, आप अपने शिक्षक के पास जाते हैं और कहते हैं सर बताइए इसमें क्या क्या कर दें, तो शिक्षक आपको बता देगा ऐसे ऐसे कर लो और ये ऐसा हो जाएगा। तो वो क्या है, शिक्षक क्या है, अनुभवी व्यक्ति है। मांगने कौन गया, आप गए, और जो उसने सलूशन बताया, जो उसने निष्कर्ष बताया, वो क्या है, वो एक सलाह है जो कि परामर्श कहलाएगी। परामर्श के प्रकार हमने आपको पहले ही बता दिए थे। परामर्श का 2 तरह से वर्गीकरण है, एक है निर्देश रहित और निर्देशात्मक परामर्श, और एक होता है व्यक्तिगत या सामूहिक परामर्श। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आधुनिक परामर्श चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक परामर्श चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है, कार्ल रोजर्स को माना जाता है। आधुनिक परामर्श चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है, कार्ल रोजर्स को कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जीवन कौशल के सेकेंड टॉपिक को, शिक्षक की भूमिका को हम लोगों ने पढ़ लिया है। व्यावसायिक आचरण एवं नीति को हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था, ठीक है। अब इसके बाद अगला टॉपिक इसमें हम लोग पढ़े आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसका वीडियो आएगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और अपने जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में लिखें। धन्यवाद।